नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय अंतराल के बाद अब आपके सामने नियमित कक्षाओं ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो इस तरह से आपके सामने आपको प्राप्त होंगी। और आज इसी क्रम में हम कक्षा 10 के अंतर्गत 10th में हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पाठ बादल को फिरते देखा है, जिसके रचनाकार हैं कवि नागार्जुन। उनकी व्याख्या, उनके पदखंड की व्याख्याएं और इस पाठ का केंद्रीय भाव, इसके बारे में जानेंगे हम। बादल को फिरते देखा है कवि नागार्जुन, ऋतु वर्णन के अंतर्गत ये पाठ आता है। तो ऋतु वर्णन अर्थात जो यानी कि प्रकृति चित्र कहने का तात्पर्य यह हुआ। तो नागार्जुन कवि जो हैं वो आधुनिक युग के प्रतिभावान कवि हैं, प्रकृति प्रेमी कवि हैं। नागार्जुन ने प्रकृति को अनेक रूपों में अपने काव्य में प्रकट किया है। नागार्जुन यायावर कवि थे। यायावर का मतलब होता है जो घुमक्कड़ इस तरह के जो कवि होते हैं, मतलब घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कई कई स्थलों पर जगहों पर जाते हैं, तो यायावर कहा जाता है। और फिर अपनी इस तरह के अपने अनुभव को किसी भी तरह का हो, चाहे वो प्रकृति का हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, जो भी हो या ऐतिहासिक हो, तो जो अपनी रचनाओं का फिर मतलब रचनाओं के रूप में इस तरह से अपनी यात्रा का जो वृत्तांत कविता में होते हैं, तो वो यायावर कवि कहलाते हैं। इसलिए उनके काव्य में क्या है, प्रकृति चेतना का व्यापक वर्णन है। प्रस्तुत कविता में यानी कि जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, इसका शीर्षक है बादल को फिरते देखा है। तो इसमें क्या है, देखिए काव्य में प्रकृति चेतना का वर्णन तो किया ही गया है। इस कविता में हिमालय पर घिरते हुए बादलों का मनोहारी चित्रांकन किया गया है और विभिन्न रूपों में इनके साथ संवेदित होते हुए विभिन्न संदर्भों को अभिव्यक्त किया गया है। और इसमें कई प्रकार से प्रकृति के जो उपादान यानी कि जो संसाधन है, इस तरह से हिमालय पर ही, ठीक है ना, बादलों को घिरते देखा है। तो उस तरह से वहाँ पर कमल, हंस, मृग और बादलों का आना जाना, जो पानी बरसता है इस तरह से कहने का, और झंडावात यानी कि बर्फीले तूफान आदि आदि इस तरह के उनके जो शिखर हैं, उन शिखर मालाओं पर उनके बादलों का जो सौंदर्य दर्शनीय जो देखने योग्य है, उस अपनी कविता में उन्होंने उस पावन क्षणों पर या पावन क्षणों में मेघों की जो सुरम्य छवियाँ, उसकी यानी कि जो उसकी सुंदरता है, सुरम्य यानी कि सुंदर यानी कि मन को अच्छी लगने वाली, भाने वाली छवि यानी कि उसकी सुंदरता है, उस चित्रण उसका चित्रण किया है। वो काफ़ी भावात्मक चित्रात्मक चित्रण किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज नागार्जुन की कविता बादल को फिरते देखा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम अर्थात सोने जैसे कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखिए अमल धवलगिरी के शिखरों पर यानी कि अमल धवल यानी कि साफ स्वच्छ श्वेत हिमालय कैसा है, बर्फीला है, और उसकी चोटियाँ हैं वो कैसी हैं, वो भी कैसी हैं, बर्फीली हैं, श्वेत हैं, ठीक है। देखने में उसकी सुंदरता अपने आप मन में ही उसकी जो छवि है वो उभर कर सामने आ जाती है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, देखिए वहाँ पर कभी क्या वर्णन करते हुए क्या करते हैं, हिमालय के पर्वत पर उन्होंने क्या है, बादलों को घिरते देखा है, उनके साफ स्वच्छ उस हिमालय पर्वत के शिखरों पर, गिरी के शिखरों पर यानी पर्वत के शिखरों पर, उसकी चोटियों पर, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा है, बादलों को घिरते देखा है। और वहाँ पर जो सरोवर है, जो मानसरोवर है, ठीक है ना, मानसरोवर एक झील है वहाँ पर हिमालय में, तो उस झील में उन्होंने छोटे छोटे मोती जैसे ओस के कणों को, तो मतलब होती ओस के कणों को जो है वो उन स्वर्ण कमलों पर, स्वर्ण जैसे रंग के जो कमल हैं, कमल को उसमें खिले हुए हैं वहाँ पर, उन पर उन्होंने उनको टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए देखा है स्वर्णिम कमलों पर। किसके लिए, उन छोटे छोटे जो तुहिन की यानी कि ओस की जो बूंदें हैं वो चमकती उनको देखा है, इतनी सुंदरता उसकी झलक रही है, तभी उन्होंने क्या है, बादलों को घिरते देखा है। आगे क्या कहते हैं, तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्पंदु खोजते हंसों को फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुम हिमालय यानी कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर, उसके शिखरों पर, उसके स्तंभों पर क्या है, बहुत सारी कई झीलें हैं, ठीक है। और वहीं उन्हीं झीलों में उनके श्यामल नील जल में, उनके नीले जल में, नीले
जल में जो वहाँ पे झीलें हैं, उसमें झील में उन्होंने पानी में उनके सल मतलब होता है पानी, उनके नीले नीले वर्ण के पानी में का रंग इस तरह का होता है। समतल देशों से आकर यानी कि पावस की यानी कि गर्मी इसकी उष्मा से काफ़ी उष्णता से व्याकुल जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रवासी, यानी कि वो लौट आते हैं अपने मतलब वहाँ पर क्या ठंडे जगहों पर चले जाते हैं जब गर्मी पड़ती है इस तरह से। तो पावस ऋतु में से उनको क्या है, उनका कंठ सूखने लगता है, तो इस तरह से वो ठंडे प्रदेशों में पानी की जगह पर इस जगह पर वो आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि प्रवासी पक्षी जो वहाँ पर हैं वो क्या है, गर्मी की उष्णता से पावस की उमस से व्याकुल हो जाते हैं और वहीं पर उस समय उन्होंने अपनी झीलों में नीली पानी की इस तरह की उन्होंने झीलों में वहाँ पे हंसों को तैरते हुए देखा है। कमल की जो डंडी होती है उनको तंतुओं को खोजते देखा हुआ है, हंस वहाँ पर तैर रहे हैं। उसी समय हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं और तैरते हुए उनको हंसों को तैरते हुए देखा है उन झीलों में। उसी समय बादलों को घिरते देखा है। आगे क्या कहा है देखिए, उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, यानी कि वायु हवा। तो बसंत का सुप्रभात है, बसंत ऋतु जो होती है क्या होती है, ऋतुओं का राजा होती है, ठीक है ना। तो बसंत ऋतु जो है उसका जो प्रातःकालीन जो समय होता है उसका काफ़ी मनोरम होता है, काफ़ी सुरम्य होता है, सुंदर होता है, सुगंधित होता है। उस समय की जो वायु होती है उस वायु का प्रवाह तो अत्यधिक नहीं रहता, लेकिन मंद मंद जो वायु बहती है वो इधर उधर से क्या होता है, चारों ओर पुष्प खिल जाते हैं। तो प्रकृति अपने नए नवेले एक दुल्हन के रूप में सजती और संवरती चली जाती है। तो इसी समय बसंत ऋतु के जो प्रातः काल का उन्होंने वर्णन किया है बड़ा ही मनोरम वर्णन है। क्या कहा है देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालागण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो क्या कहते हैं देखिए कि बसंत ऋतु का प्रातः काल या सुप्रभात है और धीरे धीरे जो हवा है, सुगंधित वायु यानी सुगंधित जो बयार है वो बह रही है और प्रातःकालीन जो बालागण की यानी कि प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा है वो बिखरी हुई है, उसकी कोमल किरणें अगल बगल बिखरी हुई हैं और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जब वह उन शिखरों पर पड़ती हैं तो अगल बगल यानी कि आसपास में उसके क्या हो जाती है, वो सोने की आभा से चमत्कृत होते रहते हैं, चमकते लगते प्रतीत होते हैं। ऐसे शिखर दिखाई पड़ते हैं, स्वर्णाभ यानी कि सोने की आभा, सोने की चमक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उसी समय देखिए एक दूसरे से विरहित होकर हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस चकवा चकवे का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महासरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह करते छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो उसी समय देखिए क्या है, उन सरोवर में वहाँ पे झीलें बनी हुई हैं, तालाब बने हुए हैं, उन सरोवर में निशाकाल से चिर अभिशापित यानी कि जो चकवा चकवी जो पक्षी हैं दोनों ही, उनको क्या है श्राप था कि वो क्या मतलब वह कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे, मतलब अलग होकर सदैव ही मतलब रात में वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, उनके लिए इस तरह से अभिशाप दिया गया था। तो और दिन में उनके लिए मतलब दिन में वो मिल सकते हैं लेकिन रात में वो मिलन नहीं हो सकता था उनका। इस तरह से क्या है वो चीत्कार करते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे से हमेशा मानी कि सदैव रह मतलब एक दूसरे से रहत होकर रह यानी कि अलग होकर, कहने का मतलब है इनको सारी रात बितानी होती थी। वो चिर अभिशापित चकवा चकवी का अब उनका क्रंदन जो है, उनका जो चीत्कार है वो भी बंद हो गया है। क्यों, जो उस समय वो भी बंद हो चुका है और शैवाल की जो यानी कि जो इस तरह से काई जो होती है, पानी की वजह से काई हरी हरी लग जाती है, उन शैवालों पर जो है उन्होंने उनकी हरी दरी पर प्रणय क्रीड़ाएँ करते देखा है, तभी बादलों को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर यानी कि वहाँ पर जो बहुत ही कठिन रास्ता है और जहाँ तक पहुँच नहीं सकती, उन बर्फानी यानी बर्फीली घाटियों में और सहस्त्र यानी कि 100,000 फुट ऊपर, ठीक है ना, सैकड़ों हजार ऊंचाई के फुट की ऊंचाई पर अलकनाभी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घेरते देखा है। तो उस समय की आदि उन्होंने अपनी नाभि से जो उठते हुए जो सुगंधित पदार्थ परिमल रहता है, जो सुगंधित पदार्थ रहता है उसकी क्या है कि जो कस्तूरी मृग होता है, उस कस्तूरी मृग को ही अपने आप पर चिढ़ते देखा है। वो अपने उन्मादकता में उस सुगंध की उन्मादकता में एक दूसरे मतलब अपने आप में ही परेशान होता रहता है। तो सुगंधित वायु कहाँ से आ रही उसको दौड़ते हुए देखा है।
ठीक है ना। वो अपने आप पर ही उसको चलते हुए देखा कि सुगंध कहाँ से आ रही, तो ढूंढता रहता है कि जगह पर वो कौन सी जगह है। जैसे कि इतनी सुंदर मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंधित बयार आ रही है, लेकिन वह जो परिमल रहता है वो उसकी पदार्थ जो रहता है वो उसकी नाभि से ही वो सुगंध आती रहती है, लेकिन फिर वो परेशान होता रहता है। तभी बादलों को घेरते हुए देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह। अब देखिए कवि की जो कवि की नागार्जुन जी की क्या कल्पना है। देखिए कहाँ गया धनपति कुबेर वह। कालिदास का जो मेघदूत है उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया था प्रकृति का। और कई ऐसे कवि हैं प्रकृति के जो काव्य प्रेमी कवि रहे हैं, उन्होंने अनन्य तरीके से वर्णन किया है, विभिन्न उपमाओं से वर्णन किया है। उनकी ही कुछ परिकल्पनाओं को लेकर यहाँ पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। क्या कहा है देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर वह। कुबेर के राजा धनपति जो है, कहने का मतलब धन के जो राजा होते हैं, धन के स्वामी हैं, उनके राजा कुबेर। ठीक है, कहाँ गई वह उनकी, और उनकी एक राजधानी थी, इसका नाम अलका था। तो ये सब क्या है, कालिदास की कल्पनाएं थी उसमें, ठीक है ना, मेघ में। तो अब वो उस कल्पनाओं को यहाँ पर देखने के लिए है कि भाई सुना हुआ था मैंने, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी के बारे में चर्चा की है विषय में। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के वेव प्रवाही गंगा जल का। तो क्या कहते हैं देखिए कि ना तो यहाँ पर धनपति कुबेर राजा रहते हैं और ना ही उनकी कोई राजा की राजधानी अलका है। यहाँ पर उनका कोई ठिकाना नहीं है, ना ही कालिदास की आसमान से गिरते हुए गंगा जल का कोई पता नहीं है कि गंगा नदी यहाँ पर उतरी थी। मैंने सुना रखा था, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ढूंढा, वो नहीं मिली। ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, ना ही तो यहाँ पर मेघदूत यानी कि जो बादल है वो बरसात लेकर आते थे, उनका भी कहीं पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। अब कौन इसका पता बताए कि वो कहाँ पर है, कैसे का हो सकता है, यहीं पर कहीं बरस गए होंगे वो बादल। जाने दो वह कभी कल्पत था, मैंने तो भीषण जाड़ा में कहते हैं कि तो ठीक है जाने दीजिए, खैर वो तो कवि की कल्पना थी। लेकिन मैंने यहाँ पर जो यथार्थ झेला है, जो देखा है कि ये सब तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो वास्तविकता से परिचय हुआ वो क्या कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में गगनचुंबी से गरज देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो अगर लगते हैं मैंने तो क्या है, बहुत ठंड में गगनचुंबी कैलाश पर, कैलाश जो पर्वत है वहाँ पर, तो कैलाश के सी पर महामेघों को यानी कि आपस में जो है उनके जो तूफान है, तूफान जो बर्फीले तूफानों से आपस में गरज कर भिड़ते हुए देखा है, तब बादलों को घिरते देखा है। तो कवि नागार्जुन की ये कुछ कविता थी, बादलों को घिरते देखा है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है समझ में, या किसी तरह से आपको कोई प्रकार का डाउट है या किसी बिंदु पर आपको चर्चा करनी है, तो आप नियमित रूप से आप शंका समाधान के लिए अपनी क्लास में उपस्थित हो सकते हैं और शिक्षक से मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।